नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आप लोग जानते हैं हम LT उत्तराखंड जो 18 अगस्त को आपकी परीक्षा होनी है उसमें हिंदी का हम रिवीजन सीरीज़ चला रहे हैं और रिवीजन हम अब तक कर चुके हैं। आपका कविता का पहले हम कर रहे हैं और छायावाद को हमने क्रॉस कर लिया है। ठीक है, छायावाद तक हम कल की वीडियो तक कंप्लीट कर चुके हैं और अभी तक किसी ने अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं पीछे वाले तो वो जा करके पीछे के वीडियोस देख सकता है। ठीक है, हमने इसी तरह से नोट्स के माध्यम से रिवीजन किया हुआ है और आज हमने जो टॉपिक करना है, आज हम प्रगतिवाद और उत्तर छायावाद दोनों पढ़ेंगे। उत्तर छायावाद क्या है, आगे पढ़ते हैं। पहले ये उत्तर छायावाद है क्या, और इसके दो कवि आपके सिलेबस में लगे हुए हैं और इसके अलावा जो आपका ये है प्रगतिवाद है वो भी हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिर देखिए उत्तर छायावाद है क्या। ऐसे कवि जिन्होंने काव्य लेखन छायावादी युग से आरंभ किया। कब से शुरू किया? जब छायावाद चल रहा था तब से शुरू किया और आगे भी लिखते रहे, लेकिन उनका लेखन न तो विशुद्ध छायावादी प्रवृत्ति का रहा और न ही विशुद्ध प्रगतिवादी धारा का। ऐसे कवियों का विवेचन उत्तर छायावाद नाम से किया गया। ठीक है, हुआ क्या, देखिए एक धारा थी आपकी छायावाद और दूसरी धारा है आपकी प्रगतिवाद। ठीक है, तो वो कवि उत्तर छायावाद के अंदर आएंगे जिन्होंने जो टाइम तो छायावाद और प्रगतिवाद के ही दौर में उन्होंने लिखा, लेकिन ना तो उन्होंने विशुद्ध छायावादी रूप में लिखा, छायावादी कविताएं लिखी कि उनको छायावाद में शामिल करते, और न उन्होंने प्रगतिवादी कविताएं लिखी कि उनको हम प्रगतिवाद में शामिल करते। ठीक है, तो इसमें जो है उत्तर छायावाद इसको कहा जाता है। उत्तर छायावाद के इसमें जो है दो धाराएँ चलती हैं, दो धाराएँ मानी जाती हैं। एक है आपकी राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा और दूसरी को कहा जाता है प्रेम और मस्ती का काव्य। ठीक है, एक है राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा और दूसरी है प्रेम और मस्ती का काव्य। तो पहली जो आती है आपकी राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा। तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा क्या है, वही जिसने एक तरह का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद यानी कि जिन्होंने देशभक्ति की कविताएं और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा देखने को इनके यहाँ मिलती थी। अभी कवियों को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या है क्या ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा। वैसे तो समझ में आ रहा होगा, थोड़ा देशभक्ति परक कविताएं और है ना, भारत और इस तरह की चीज़ें इनकी कविताओं में ज़्यादा आती है। तो इस धारा में प्रमुख कवियों में से आप देखिए, सिलेबस में नहीं है माखनलाल चतुर्वेदी, लेकिन धारा को समझने के लिए ज़रूरी है। माखनलाल चतुर्वेदी आप लोग जानते हैं, ये इन्हें एक भारतीय आत्मा के उपनाम से भी जाना जाता है और इनके काव्य संग्रह देखिए, हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, वेणुलो, गूंजे धारा, और प्रमुख कविताओं में अगर आप देखेंगे तो कैदी और कोकिला और पुष्प की अभिलाषा। और पुष्प की अभिलाषा आप देख सकते हैं राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा में किस तरह की कविता है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जामे वीर अनेक। तो इस तरह की कविताएं, तो इस तरह की जो कविताएं थी वो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा में लिखी। पहले कवि आते हैं इसके अंदर माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, इसके अलावा कैदी और कोकिला एक और कविता है, पुष्प की अभिलाषा, और जो इनके काव्य संग्रह है हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, वेणुलो, गूंजे धारा। एक और हो सकते हैं लेकिन मैंने महत्वपूर्ण ही लिखे, और वैसे भी माखनलाल चतुर्वेदी सिलेबस में है नहीं, तो दूर दूर तक संभावना नहीं है कि माखनलाल चतुर्वेदी पर स्पेशल कोई प्रश्न पूछा जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, मतलब क्वेश्चन तो हम कल करेंगे इसके। ठीक है, देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान के 3 ये काव्य संग्रह है, मुकुल, त्रिधारा और नक्षत्र। ठीक है, और इनका जो आप लोग जानते हैं झांसी की रानी, तो झांसी की रानी जो है इनकी कविता है। तो आप लोग जानते हैं किस तरह की कविता है ना, एक तरह से जो हमारे स्वतंत्रता के वो हुए हैं, स्वतंत्रता सेनानी हुए जिन्होंने क्रांति की और जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, तो इनका खूब स्थान राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा में इनको दिया गया। इसके अलावा देखिए श्याम नारायण पांडे ने हल्दी घाटी और जौहर ये 2 प्रबंध काव्य लिखे हुए हैं। ठीक है, हल्दी घाटी आप लोग जानते हैं जो अकबर और महाराणा प्रताप की सेना के बीच युद्ध हुआ था हल्दी घाटी में। ठीक है, तो उस युद्ध का वर्णन इसमें मिलता है। इसके अलावा जो आपके सिलेबस में कवि हैं वो हैं आपके रामधारी सिंह दिनकर। तो दिनकर को मैथिली शरण गुप्त के बाद राष्ट्रकवि माना जाता है, द्वितीय राष्ट्रकवि इनको कहा गया। ठीक है, 2 ही कवि ऐसे हैं जिनको राष्ट्रकवि कहा गया हिंदी में। पहले थे आपके गुप्त जी, मैथिली शरण गुप्त, और दूसरे हैं आपके रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, इन्हें अधैर्य का कवि भी कहा जाता है, समय सूर्य कहा जाता है, आवेश का कवि, ये सारे उपनाम इनके चलते हैं, आवेश के कवि हैं। और इसके अलावा इनको ये थोड़ा सा जोश की, वीर रस की कविता के बहुत बड़े कवि माने गए हैं। ठीक है, इनकी कवियों में, इनकी कविताओं में एक ओज आपको दिखाई देता है। बड़ी कविताएं पढ़ी भी होंगी आपने। दिनकर एक ऐसे कवि है जिनसे कोई भी हिंदी बोलने सुनने वाला या जिसको थोड़ा भी रुचि कविताओं में है वो दिनकर से अछूता नहीं रहता है। ठीक, तो दिनकर की रचनाएं देखते हैं, सारी रचनाएं आपको याद करनी पड़ेंगी, इनका नाम। ठीक है, संख्या थोड़ा ज़्यादा लग रही होगी लेकिन सिलेबस में कम कवि हैं इसलिए आपको सारे के सारे ही तैयार करने हैं।
ठीक है, तो देखिए इसमें रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्वगीत, कुरुक्षेत्र, धूप और धुआं, इतिहास और आंसू, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आंखें और हारे को हरिनाम। ठीक है, तो ये तो 12-13 इनके काव्य संग्रह हैं। कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट जो इनकी रचनाएं हैं उनके बारे में हमने नीचे पढ़ना भी है। ठीक है, तो रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्वगीत, कुरुक्षेत्र, धूप और धुआं, इतिहास और आंसू, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आंखें और हारे को हरिनाम। तो ये सारी जो रचनाएं हैं ये सारी दिनकर की रचनाएं हैं, सारी की सारी आपको याद करनी है, जहाँ हो सके तो कालक्रम से। ठीक है, इस तरह से आपको तैयार करना है इनको। तो देखिए इनमें से जो पहली महत्वपूर्ण कविता है वो है आपकी कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए कुरुक्षेत्र है क्या। कुरुक्षेत्र का जो रचना काल है वो 1946 है। ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि कब लिखा गया, लेकिन थोड़ा सा इसमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये विश्व युद्ध की तत्कालीन परिस्थितियों पर लिखा गया खंड काव्य है। ठीक है, और ये उस समय की परिस्थितियों पर लिखा गया खंड काव्य है। देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ ये कि पूरी दुनिया में एक के साहित्य में एक होड़ मची कि हर किसी को युद्ध पर बात करनी थी। युद्ध पर जो है बहुत सारे उपन्यास लिखे गए, कविताएं लिखी गई, बहुत सारा दर्शन दिया गया। एक तरह से जो अस्तित्ववादी दर्शन है वो तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही ज़्यादातर फला फूला, ये सारी चीज़ें। तो युद्ध जो है एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण विषय बना था उस समय पे। ठीक, तो इसी क्रम में अब देखते हैं जैसे उर्दू में अगर आपको एक कवि पता हो, साहिर लुधियानवी, तो साहिर लुधियानवी की एक पूरी नज़्म इस पर आती है, जिन्होंने जो है एक तरह से युद्ध का विरोध उन्होंने किया है। कुछ ने विरोध किया, कुछ ने समर्थन किया। तो कुरुक्षेत्र आप समझ सकते हैं कि दिनकर का युद्ध दर्शन है एक तरह से। ठीक है, युद्ध के बारे में इन्होंने कुरुक्षेत्र में बात की है। यह है क्या, महाभारत का जो शांति पर्व है उसके कथानक पर आधारित है। और ये कहाँ से शुरू होती है, जब 18वें दिन के बाद उन्होंने दुर्योधन को मार दिया है। तो दुर्योधन की मृत्यु के बाद, दुर्योधन के वध के बाद सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन युधिष्ठिर के मन में एक तरह की ग्लानि और अंतर्द्वंद पैदा हो रहा है, ग्लानि हो रही है कि क्या हमने मतलब एक राज्य मात्र जीतने के लिए इतना बड़ा युद्ध करा देना काफ़ी था या नहीं था। इस तरह का अपराध बोध उनके मन में था। और उस वजह से हुआ क्या कि वो गए फिर भीष्म पितामह के पास, जो शरशैया पर लेटे हुए हैं, वाणों की शैया पर लेटे हुए हैं, और उन दोनों के संवाद के माध्यम से कुरुक्षेत्र में क्या किया गया है, युद्ध दर्शन सारा का सारा दिया हुआ है। एक तरह से युधिष्ठिर जो है भीष्म से संवाद करते हैं, उनसे पूछते हैं और फिर भीष्म उनको जवाब देते हैं, क्योंकि भीष्म क्या है, उनके पितामह हैं, गुरु हैं और ज्ञानी हैं बहुत बड़े। तो उनके माध्यम से उन्होंने पूरा का पूरा युद्ध दर्शन दिया है। इसमें देखिए जाकर के कह रहे हैं कौन, ये युधिष्ठिर का कथन है। वो कहते हैं, यह महाभारत वृथा निष्फल हुआ, उफ ज्वलित कितना गरलमय व्यंग्य है, 5 ही असहिष्णु नर के द्वेष से हो गया संहार पूरे देश का। तो कह रहे हैं कि 5 असहिष्णु नरों के द्वेष की वजह से पूरे देश का संहार हो गया, और ये महाभारत एक तरह से पूरा का पूरा क्या हुआ, निष्फल हो गया। और ये कितना गरलमय व्यंग्य है ना, ये कितना बड़ा मजाक है, कितना बड़ा जहरीला मजाक है। इस तरह का कथन जो है, इस तरह की आत्मग्लानि से युधिष्ठिर भरे हुए हैं। और इसके बाद अंत में मतलब भीष्म पितामह ने उनको समझाया है, और इसी में वो पंक्तियाँ आती हैं। यहाँ पे देखिए बाद में उत्तर देते हैं भीष्म पितामह, चुराता न्याय जो रण को बुलाता भी वही है, युधिष्ठिर सत्व की अन्वेषणा पातक नहीं है। वो कहते हैं कि जो देखो युद्ध तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, युद्ध उसकी वजह से हुआ है जिसने न्याय को चुराया है, यानी कि जिसने अन्याय किया है। ठीक है, तुम्हें तो युद्ध लड़ना ही पड़ेगा उसके बाद। तो युद्ध का जिम्मेदार कौन है, जो अनैतिक है, जिसने अन्याय किया, अत्याचार किया। इस तरह से उन्होंने एक तरह का युद्ध दर्शन देने की प्रयास किया। ठीक है, इसमें तो इस तरह की पंक्तियां इसमें आती हैं। ठीक है, कि न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, इस तरह की पंक्तियां इसमें आती हैं कि न्याय के लिए। और यानी कि कुरुक्षेत्र अगर हम बात करेंगे कि एक तरफ कुछ लोगों ने युद्ध का समर्थन किया, कुछ ने विरोध किया, तो कुरुक्षेत्र किस तरह की रचना है, तो कुरुक्षेत्र आप समझ सकते हैं मध्यमार्गी रचना है। वैसे तो युद्ध को अपना गलत बताया कि युद्ध मूलतः गलत है, एक अनिवार्य, यानी कि आप कह सकते हैं कि युद्ध जो है एक बुराई है, लेकिन युद्ध अंततः एक अनिवार्य बुराई है, ऐसा समझ सकते हैं कि युद्ध करना कभी कभी जरूरी भी हो जाता है। तो ये एक तरह से मतलब मध्य मार्ग है कि ना इधर का ना अप्रोच है, बीच का वाला जो अप्रोच होता है, जैसे नेहरू जी ने भी किया था ना, गुट निरपेक्षता अपना दी थी, ना हम रूस के खेमे में जाएंगे, ना अमेरिका के खेमे में जाएंगे, हम गुट निरपेक्ष हैं। तो कुछ भारतीय आदमी जो है बीच का रास्ता निकालने में माहिर होता है, तो दिनकर भी माहिर ही हैं इस मामले में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। रश्मिरथी की अगर हम बात करें, रश्मिरथी
ये वीर रस की प्रधानता इसमें है, और ये महाभारत का जो पात्र है कर्ण, उसके जीवन पर आधारित खंड काव्य है। काव्य रूप भी जरूर याद रखिएगा, खंड काव्य है, ठीक है। और खंड काव्य कैसे है, कुरुक्षेत्र भी खंड काव्य कैसे है, क्योंकि एक पूरा का पूरा महाभारत महाकाव्य है, और उन्होंने कहाँ से लिया, एक छोटा सा हिस्सा उन्होंने लिया है। तो किसी जब बड़ी प्रचलित कहानी से कोई छोटा सा हिस्सा लेकर के उस पर आधारित कुछ लिखा जाए तो उसको खंड काव्य कहा जाता है, ठीक है। रश्मिरथी भी केवल और केवल महाभारत एक पूरा का पूरा सेट है, पूरा का पूरा महाकाव्य है, और उसमें से केवल कर्ण के आधार पर कर्ण की कहानी निकाल दी, तो वो भी खंड काव्य ही हो गया। तो 7 सर्गों में विभक्त है, और इस खंड काव्य में कर्ण के पक्ष से महाभारत का मूल्यांकन करने का प्रयास किया गया। 7 सर्ग हैं इसमें, ठीक है, और कर्ण के ही बारे में ये सब है। तो कई बार पूछा जाता है कि रश्मिरथी में रश्मिरथी कौन है, तो रश्मिरथी कौन है, कर्ण है। रश्मि पर रथी यानी कि सूर्य की किरण पर सवार होने वाला। अगला देखिए उर्वशी, बहुत महत्वपूर्ण, ये 5 अंकों का गीति नाट्य है, ठीक है। कई लोग इसे महाकाव्य भी कहते हैं, तो काव्य रूप में आप दोनों रखेंगे कंसिडरेशन में, महाकाव्य भी रख सकते हैं और गीत नाट्य भी रख सकते हैं, दोनों इसके अंदर आता है, ठीक है। और यह रचना जो है आधुनिक परिप्रेक्ष्य में काम आध्यात्मवाद की नवीन व्याख्या करती है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि काम आध्यात्मवाद की रचना दिनकर की कौन सी है, तो उर्वशी है। याद रख लेना आपने, काम आध्यात्मवाद यानी कि काम से आध्यात्म की ओर की जो यात्रा होती है उसको जो है उर्वशी में अंकित किया गया है, ठीक है। इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण रचना है परशुराम की प्रतीक्षा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या था कि जब भारत चीन युद्ध में भारत की पराजय हुई, तो उसके बाद दिनकर यानी पूरा का पूरा भारतीय समाज जो था एक तरह से पूरा का पूरा बहुत डिमोटिवेट हो चुका था, बहुत ज़्यादा अपने आप पर आ रहा था कि हम मतलब इतने वर्षों की गुलामी के बाद हम एक तरह से आज़ाद हुए, और आज़ाद हुए हमें मुश्किल से मुश्किल 15 साल हुए, और 15 साल के अंदर अंदर फिर से किसी ने हमको हरा दिया। तो एक तरह से अपने पराक्रम पर ही भारत को कह सकते हैं कि डाउट होने लगा, एक तरह के डिमोटिवेशन में पूरा का पूरा देश गया। तो उसी तरह की रचना उसमें आपको दिखाई भी देता है, परशुराम की प्रतीक्षा इसी तरह की रचना है। तो उसमें आपको एक क्रोध, एक तरह का फ्रस्ट्रेशन एक कवि का दिखाई देगा परशुराम की प्रतीक्षा में, ठीक है। तो इस तरह की रचना है आपकी परशुराम की प्रतीक्षा। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये पंक्तियाँ छूट गई इसमें, ये जो है ये आपकी इसकी रचना है उर्वशी में। उर्वशी में जो इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं वो भी हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है इसका कि जब पुररवा और उर्वशी के मध्य का जो है प्रेम होता है, तो पुररवा जो है उसको प्रपोज करता है, तो पुररवा जो है उससे अब बात करता है, तो उस तरह से करता है कि मर्त्य मानव के विजय का तूर्य हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं, अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ, बादलों के शेष पर चंदन चलाता हूँ, पर न जाने बात क्या है। इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता, विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। ठीक, तो इस तरह की पंक्तियां हैं। एक तरह से वो कह रहा है कि मैं बड़ा पराक्रमी हूँ, बड़ा महान हूँ, और है ना, मर्त्य मानव की विजय का तूर्य हूँ मैं, कि वो कह रहा है कि मैं अपने समय का सूर्य हूँ, सबसे बड़ा प्रतापी हूँ, महान पराक्रमी हूँ, लेकिन क्या है, तुम्हारे सौंदर्य ने मुझे एक तरह से हरा दिया है। ठीक है, विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, ठीक है, कि वक्र नयनों के बाण से क्या हो जाता है, बड़े से बड़ा महापुरुष भी क्या हो जाता है, ढेर हो जाता है, और जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। ठीक है, तो ये एक तरह से कामाध्यात्मवाद उर्वशी की ये पंक्तियां हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा देखिए, इसमें देखिए आप किस तरह की पंक्तियां परशुराम की प्रतीक्षा में दिनकर ने लिखी हैं कि कुत्सित कलंक का बोध नहीं छोड़ेंगे, हम लिए बिना प्रतिशोध नहीं छोड़ेंगे, अरिका विरोध अवरोध नहीं छोड़ेंगे, जब तक जीवित हैं क्रोध नहीं छोड़ेंगे। तो एक तरह से कह रहे हैं, पूरी जनता के लिए कह रहे हैं कि ये क्रोध छोड़ना नहीं है आपने। ठीक है, क्योंकि अगर ये क्रोध छूट गया तो फिर से जो है हम गुलाम होने वाले हैं बहुत ही जल्द। इस तरह की मतलब बातें उन्होंने करी। ठीक है, कि क्रोध नहीं छोड़ेंगे, अरिका विरोध अवरोध नहीं छोड़ेंगे, चाहे हार जाएं लेकिन अरिका विरोध अवरोध होते रहना चाहिए। इस तरह की पंक्तियां परशुराम की प्रतीक्षा में दिनकर जी ने लिखी हैं। ठीक है, तो ये एक धारा है। दिनकर आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण कवि हैं, और इनके इन सारी रचनाओं के बारे में आपको अच्छे से तैयारी करनी है। रश्मिरथी में कोई एक पंक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, रश्मिरथी की काफ़ी सारी पंक्तियां हैं जो बीच में महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो कहीं से भी आपको संकेत मिले कि कर्ण से संबंधित बातचीत इसमें हो रही है, तो रश्मिरथी आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली जो धारा है वो प्रेम और मस्ती का काव्य है। प्रेम और मस्ती का काव्य यानी कि ये एक तरह के वैयक्तिक प्रेम की धारा है। कुछ कुछ छायावाद टाइप का मामला है, लेकिन पूरी तरह से छायावाद का मामला भी नहीं है। छायावाद में एक तरह का रहस्यवाद आपको दिखाई देता है, इसमें रहस्यवाद नहीं है, इसमें खुली खुली बातें उन्होंने की हैं
ठीक है, प्रेम और मस्ती का काव्य है। इसके कुछ कुछ कवियों में देखिए भगवती चरण वर्मा आते हैं, बच्चन आते हैं, नरेंद्र शर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी, रामेश्वर शुक्ल अंचल, इस तरह के कवि आते हैं। जो आपके सिलेबस में है वो है आपके हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, तो बच्चन का आप लोग जानते हैं कि इन्होंने जो है एक आंदोलन चलाया था हालावाद, तो हालावाद का प्रवर्तक इनको माना जाता है हिंदी में। ठीक है, और उमर खय्याम की रुबाइयों का बड़ा प्रभाव था इनके ऊपर। ठीक है, एक कवि हुए उमर खय्याम, तो उन्होंने रुबाइयाँ लिखी थी, तो उनका बड़ा प्रभाव था, तो उन्हीं से प्रभावित होकर के उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी। इसमें से मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ये सारी रचनाएं उमर खय्याम की रुबाइयों से प्रभावित थी। ठीक है, बच्चन को हिंदी का बायरन कहा जाता है। ठीक है, बायरन एक अंग्रेज कवि था, स्वच्छंदतावादी कवि, रोमांटिक कवि, रोमांटिसिज्म की जो धारा थी उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण कवि हुआ बायरन। ठीक है, तो हरिवंश राय बच्चन को हिंदी का बायरन कहा जाता है। वैसे मुझे व्यक्तिगत रूप से इस तरह की तुलनाएं अच्छी नहीं लगती। ठीक है, बायरन अलग कवि हैं, बच्चन अलग है, लेकिन लोग तुलना कर लेते हैं, तो ठीक है, जो भी है, तथ्य तो है ही। ठीक है, और इसके अलावा देखेंगे खादी के फूल जो रचना है बच्चन की, खादी के फूल, तो इनके अनन्य मित्र थे पंत जी, सुमित्रानंदन पंत, तो बच्चन और पंत ने दोनों ने मिलकर के ये रचना लिखी थी, खादी के फूल। रचनाओं में अगर आप देखेंगे मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशान निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, सतरंगिणी, बंगाल का काल, हलाहल, खादी के फूल, मिलन यामिनी, धार के इधर उधर, चार खंबे, 64 खूंटे, तो इस तरह की रचनाएं हैं। ये सारी की सारी रचनाओं का नाम आपने याद तैयार करना है, पंक्तियां आपको अपने स्तर पे देखने पड़ेंगे। ठीक है, वो पंक्तियां का कितनी पंक्तियां, तो वो तो ये बात होती है कि किसने कितनी पंक्तियां अपने जीवन भर में पढ़ी हैं, वो जीवन भर की पढ़ाई है, वो 10 दिन की पढ़ाई में सारी पंक्तियां याद नहीं की जा सकती हैं। ठीक है, जिसने जितना ग्रेजुएशन में मेहनत की होगी, समय रहते हुए तैयारियाँ की होंगी, वही जो है उसको तैयार कर सकता है। ठीक है, इसमें एक और कवि आपके आते हैं चंद्र कुंवर बरतवाल जी। ठीक है, तो चंद्र कुंवर बरतवाल का भी, क्योंकि कालखंड यही है लेखन का, छायावाद और उसके बाद का जो समय था, इसलिए हमने उसको भी यही शामिल किया हुआ है। ठीक है, तो चंद्र कुंवर बरतवाल के बारे में ज़्यादा क्या जानकारी है, उनकी रचनाओं का नाम आपने ज़रूर तैयार करना है। ठीक है, इनको हिंदी का कालिदास कहा जाता है। ठीक, और बड़े महत्वपूर्ण कवि हैं चंद्र कुंवर बरतवाल। बहुत संभव है कि यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाए, बहुत संभव है। ठीक है, कोई सरप्राइज वाली बात नहीं होगी अगर चंद्र कुंवर बरतवाल से सवाल आएगा तो। ठीक है, और बहुत कठिन प्रकार का भी नहीं आएगा। ठीक है, तो जो आपको करनी है तैयार, आप एक काम कर लीजिएगा, काफल पाको जो उनकी कविता है ना, वो तैयार कर लो, पंक्ति, वो जो है आप कर लेंगे उसको तैयार, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, पंक्ति पूछ ली जा सकती है वहाँ से, और जो जो आपको याद करनी है, इनकी रचनाओं का नाम याद करना है, बस, ज़्यादा कुछ वो नहीं करना है। काफल पाको, माधवी, प्रणयिनी, पयस्विनी, जीतू, कंकड़ पत्थर और नंदिनी जो है इनका एक बहुत महत्वपूर्ण गीत संग्रह था, इनके गीतों का संग्रह है नंदिनी। ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हैं आपके चंद्र कुंवर बरतवाल। ठीक, तो ये हो गया आपका उत्तर छायावाद कंप्लीट, और अब हम आते हैं आपके प्रगतिवाद पर। ठीक है, अब आते हैं हम प्रगतिवाद पर। तो प्रगतिवाद जैसा कि आप लोग जानते हैं 1936 से 1943 का जो कालखंड था हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास में, उसे जो है हिंदी में प्रगतिवाद कहा गया। ठीक है, तो 1936 में हुआ क्या कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। ठीक है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है, और वहाँ से जो है हिंदी में प्रगतिवाद माना जाता है कि यहाँ से जो है प्रगतिवाद शुरू हो गया। इसका पहला जो है अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? प्रेमचंद ने की थी। 1936 में ही इसकी अध्यक्षता, इस आंदोलन की अध्यक्षता किसने की थी? प्रेमचंद ने की थी। ठीक है, तो प्रगतिशील लेखक संघ, तो ये प्रगतिशील लेखक संघ जो था, ये एक तरह से किस दर्शन से सबसे ज़्यादा प्रभावित था? तो मार्क्स से सबसे ज़्यादा प्रभावित था। ठीक है, ये मार्क्सवादी दर्शन, मार्क्सवादी ही है प्रगतिवाद, एक तरह से मार्क्सवाद का ही साहित्यिक संस्करण है। ठीक है, तो अध्यक्षता प्रेमचंद ने की, लखनऊ में हुआ, 36 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना। ये सब आपको याद रखना है, कई बार यहाँ से सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आप जैसे मैंने कहा, प्रगतिवाद जो है मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण है। मार्क्सवाद जो है समाज की व्याख्या 2 सिद्धांतों के आधार पर करता है मेनली। वैसे तो बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन 2 सिद्धांत इनके मेन हैं। एक कहलाता है ऐतिहासिक भौतिकवाद, ठीक है, और दूसरा कहलाता है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म ही इसको कहा जाएगा, ऐतिहासिक भौतिकवाद और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है, इसके दर्शन के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, उतना अंदर आपसे पूछा नहीं जाएगा। बस याद रख लेना कि ये 2 व्याख्याएं इससे संबंधित, कई बार यहाँ से पूछ लिया जाता है कि प्रगतिवाद से संबंधित जो है सिद्धांत कौन सा है, और इस तरह के शब्द अगर आपके इसमें हों, ऐतिहासिक भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, तो सवाल आप ऑप्शन चूज करके, एलिमिनेट करके कर सकते हैं। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है।
प्रगतिवाद की विशेषताएं देखिए, तो पहली विशेषता तो हमने बता ही दी है आपको, मार्क्सवाद की विचारधारा का प्रभाव है, यानी मार्क्सवादी दर्शन में ये लोग विश्वास रखते हैं। ठीक है, सामाजिक यथार्थवाद जो है बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, यानी कि समाज के यथार्थ को बयान करना जो है इनका परम लक्ष्य है। ठीक है, ये यथार्थवाद में विश्वास रखते हैं, किसी भी प्रकार का आध्यात्मिकता इनके अंदर नहीं दिखेगी, आदर्शवाद नहीं दिखेगा। ठीक है, आदर्शवाद भी नहीं, आध्यात्म भी नहीं। ठीक है, ये यथार्थवाद में विश्वास रखते हैं और इनका जो यथार्थवाद है ये समाजवादी मान्यताओं पर आधारित है। जो समाजवाद है ना, ये जो समाजवाद शब्द है, समाजवाद शब्द भी कहीं ना कहीं मार्क्सवाद से ही जुड़ा हुआ है। सोशलिज्म इसमें एक स्टेट आती है पूरी की। मार्क्स ने एक बहुत बड़ी व्याख्या की है कि कैसे कैसे हम मार्क्सवाद, यानी कि जो कम्युनिज्म है, यानी जो साम्यवाद है, वो तो अंतिम स्थिति है, आदर्श स्थिति है कि जहाँ सब कुछ सबके पास सब बराबर होगा। लेकिन साम्यवाद से पहले की जो स्टेट है उसको कहा जाता है समाजवाद, इसमें सोशलिज्म होगा। ठीक है, उस तरह की कुछ है पूरा का पूरा दर्शन, तो समाजवादी मान्यताओं पर आधारित है। और इसके अनुसार ये बात करते क्या है, मानव के यथार्थ निर्धारित करने वाली जो सबसे ताकतवर शक्ति है, कि मानव के यथार्थ को निर्धारित सबसे ज़्यादा किसने किया, वो अर्थव्यवस्था ने किया है। इन्होंने क्या कि सारा का सारा खेल क्या है, अर्थव्यवस्था का है, सारा का सारा खेल संसाधनों का है, किसने संसाधनों पर जल्दी कब्जा किया, ज़्यादा कब्जा किया, जिसके पास संसाधन, जिसने जल्दी कब्जा है उसके पास शक्ति आती रही। ठीक है, तो यही जो है मार्क्स का मूल जो है दर्शन है। ठीक है, इसी को कहा जाता है समाजवादी यथार्थवाद। ठीक है, इसके अलावा ये करते क्या हैं, ये पूंजीवाद से घृणा करते हैं, जो कैपिटलिज्म है ना, तो पूंजीवादी व्यवस्था से घृणा करते हैं। इसके अलावा शोषितों के प्रति सहानुभूति, ये जो है किसान, मजदूर और इस तरह के लोगों के ऊपर कविताएं ज़्यादा लिखते हैं, उनकी संवेदना इसी प्रकार की होती है। ठीक है, जो शोषित वर्ग है, जो संसाधन विहीन रह गया उस सारी प्रक्रिया में, उसके प्रति सहानुभूति। और ये साहित्य को सोद्देश्य मानते हैं। ठीक है, ये मानते हैं कि साहित्य का उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, और साहित्य का उद्देश्य क्या है, क्रांति है। ठीक है, लेनिन ने तो सीधा सीधा कहा था साहित्य क्रांति के लिए हथियार मात्र है, कि अगर साहित्य केवल और केवल किस लिए है, क्रांति के लिए, क्रांति का हथियार है, और अगर वो क्रांति का हथियार नहीं बन रहा है तो फिर साहित्य किसी काम का नहीं है, साहित्य जो है बेकार चीज़ है। इस तरह की जो है मान्यता रखते थे। ठीक है, तो ये है आपका प्रगतिवादी आंदोलन। थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा कि किस किस तरह का ये आंदोलन है। ठीक है, देखते हैं प्रगतिवादी आंदोलन से संबंधित पंत की भी भूमिका इसमें बड़ी आती है। हमने आपको बताया था कि पंत जो है प्रगतिवादी हुए थे। ठीक है, छायावाद के बाद, तो एक तरह से छायावाद से प्रगतिवाद का शुभारंभ करने में, छायावाद को प्रगतिवाद में ढालने में जो भूमिका निभाई वो पंत की ही भूमिका थी। तो इन्होंने क्या किया, युगांत एक रचना लिखी थी। युगांत लिखकर पंत ने छायावादी युग के अंत की घोषणा की है, युगांत लिख करके, और युगवाणी लिख करके प्रगतिवाद को युग की वाणी कहा। ठीक है, तो एक तरह से एक अलग भाषा में मैंने लिखा है, लेकिन तो समझ में आ जाएगा आपको। युगांत यानी छायावादी युग का अंत, और युगवाणी यानी कि प्रगतिवादी युग की वाणी। ठीक है, इस तरह की दो रचनाएं इन्होंने लिखी। इसके अलावा रूपाभ पत्रिका का इन्होंने संपादन शुरू किया, और इसमें जो है इन्होंने प्रगतिवादी विचारों को व्यक्त किया था। ठीक है, तो इस तरह की रचना ये भी है। इसके अलावा प्रमुख प्रगतिवादी कवियों में अगर आप देखेंगे तो केदारनाथ अग्रवाल आते हैं, नागार्जुन, वासुदेव सिंह त्रिलोचन, शिवमंगल सिंह सुमन, और भी कवि आते हैं। ठीक है, तो जो आपके सिलेबस में है वो है आपके केदारनाथ अग्रवाल और नागार्जुन। ठीक है, तो देखिए केदारनाथ अग्रवाल के काव्य संग्रह देखिए। युग की गंगा फूल नहीं रंग बोलते हैं, हे मेरी तुम पंख और पतवार, कहे केदार खरी खरी, नींद के बादल, मार प्यार की थापें, खेत का दृश्य, आग का आईना। तो ये सारी रचनाएं किसकी हैं, ये सारी रचनाएं हैं आपकी केदारनाथ अग्रवाल की सारी रटनी पड़ेंगी। अब इससे आगे रचनाओं का उतना जो है आपको केवल और केवल याद करना है, और यहीं से आगे थोड़ा मुश्किल होना शुरू हो जाएगा। जब आगे के जो छायावादोत्तर कवि जितने भी हैं उनकी रचनाओं को याद करना मुश्किल हो जाए, क्योंकि 15-15, 16-16 रचनाएं हर किसी ने लिखी हैं। तो वही आपको मेहनत करनी है, बार बार रटेंगे, बार बार याद करेंगे, बार बार देखेंगे तो हो जाएगा काम, बहुत मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, तो युग की गंगा फूल नहीं रंग बोलते हैं, हे मेरी तुम पंख और पतवार, कहे केदार खरी खरी, नींद के बादल, मार प्यार की थापें, खेत का दृश्य और आग का आईना। ये सारी रचनाएं हैं किसकी, केदारनाथ अग्रवाल के काव्य संग्रह हैं। ठीक है, इसके अलावा केदारनाथ अग्रवाल की जो विशेषता है सबसे बड़ी वो ये है कि प्रगतिवादी कवियों में केदारनाथ अग्रवाल ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रकृति चित्रण किया है और बड़ा कमाल का किया है। ठीक है, वैसे प्रगतिवादी कवियों ने बहुत प्रकृति चित्रण उस तरह से नहीं किया, क्योंकि वही सब शोषित, दलित और मजदूर, किसान, इस तरह की कविताएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं। लेकिन उन सब कवियों में से एक कवि एक आपको ऐसे नज़र आते हैं, केदार, जो आपको जो है प्रकृति चित्रण करते हुए नज़र आते हैं। ठीक है, और बच्चन सिंह के अनुसार
बच्चन सिंह का एक महत्वपूर्ण कथन है इनके बारे में कि जहाँ तक प्रकृति चित्रण का संबंध है, केदार छायावादोत्तर काव्य के सुमित्रानंदन पंत हैं। ठीक है, आप लोग जानते हैं पंत को प्रकृति का चितेरा कहा जाता है। ठीक है, प्रकृति चित्रण उनका अद्वितीय माना जाता है हिंदी में। तो अगर उसके बाद किसी का सेकंड नंबर पे बच्चन सिंह ने स्थान दिया कि छायावादोत्तर काव्य के सुमित्रानंदन पंत हैं, तो इतना कमाल का इनका प्रकृति चित्रण है, ऐसा बच्चन सिंह की मान्यता है। एक नदी बहती है बुंदेलखंड में, केन नदी। तो केन नदी से इनका अत्यधिक लगाव था। तो केन नदी से अत्यधिक लगाव होने के कारण इनको केन का कवि भी कहा जाता है। क्या पता सवाल पूछ लिया जाए कि केन का कवि किसको कहा जाता है, तो किसका कवि किसको कहा जाता है? केदारनाथ अग्रवाल को केन का कवि कहा जाता है। और केन एक नदी है, ठीक है, बुंदेलखंड में बहती है। अन्य महत्वपूर्ण कविताओं में देखिए खेत का दृश्य, चंदू और चैत, धूप। ठीक है, तो खेत का दृश्य, चंदू और चैत, धूप, ये जो है इनकी कविताएं हैं। ये वाले काव्य संग्रह हैं, ये कुछ कविताएं, इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो केदारनाथ अग्रवाल में इतने। ज़्यादा बड़ा मेन काम क्या है, इन सारे के सारे काव्य संग्रहों को याद करना कि ये इसकी हैं, ये इसकी हैं, और ये बार बार याद करेंगे तभी हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि आगे के जो 8-10 कवि हैं, बहुत ज़्यादा कवि नहीं है, 8-10 कवि ही हैं आगे के। ठीक है, उनको जो है अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, तो बार बार इसको पढ़ना है। अगले जो कवि आते हैं नागार्जुन, और बहुत संभव है कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाए इसमें। वैद्यनाथ मिश्र इनका नाम था असली। ठीक है, और मैथिली और संस्कृत में ये यात्री उपनाम से कविताएं लिखते थे। यात्री उपनाम से इन्होंने मैथिली और संस्कृत में कविताएं लिखी, और हिंदी में नागार्जुन नाम से लिखा। इनका असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था। ठीक है, प्रमुख काव्य संग्रह देखेंगे तो युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, भस्मांकुर, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, और पत्रहीन नग्न गाछ। अच्छा, जो पत्रहीन नग्न गाछ है, ये वाली जो पंक्ति है, ये जो है मैथिली कविताओं का संग्रह है। ठीक है, तो ये बाकी जो हिंदी के हैं, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, भस्मांकुर, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, इस तरह की। तो अगर किसी ने एक ट्रिक बनाई है इसके बारे में, तो वो जो है ट्रिक भी आप अपने स्तर पे बना सकते हैं इसको तैयार करने के लिए। ठीक है, तो ट्रिक अगर बनाई है तो ट्रिक से भी आप काम कर सकते हैं। कई बार ट्रिक बना लेते हैं ना कि कुछ भी आप जो है उसमें जो है पहला अक्षर या उस तरह से कुछ लेकर के सारी की सारी रचनाएं याद कर सकते हैं। एक तरीका ये भी होता है तैयार करने का। ठीक है, नागार्जुन की प्रमुख कविताएं देखिए। एक कविता है इनकी आओ रानी। हुआ क्या कि ये एक व्यंग्य प्रधान रचना है, और देश आज़ाद होने के बाद ब्रिटेन की महारानी यहाँ आई थी। ठीक है, और ब्रिटेन की महारानी जब भारत दौरे पर आई तो भारत सरकार ने खूब जोर शोर से उनका स्वागत किया। तो उससे क्षुब्ध होकर के एक तरह से व्यंग्य लिखा था। किसने? रानी ने नहीं, नागार्जुन ने लिखा था, और कविता लिखी थी आओ रानी हम ढोएंगे पाल की, यही हुई है राय जवाहरलाल की। ठीक है, सीधे सीधे नाम लेकर के व्यंग्यात्मक कविता लिखी थी। इसके अलावा इनकी एक रचना है राम के प्रति। तो इनकी खड़ी बोली की पहली कविता, इससे पहले ये मैथिली में लिखते थे, तो खड़ी बोली यानी कि हिंदी में पहली कविता इन्होंने लिखी राम के प्रति। तो आओ रानी, राम के प्रति। एक इनकी रचना है प्रतिहिंसा ही स्थायी भाव है, और ये नागार्जुन ने इसको अपने साहित्य का मैनिफेस्टो कहा है, घोषणा पत्र कहा कि मेरे साहित्य का घोषणा पत्र है ये। ठीक है, प्रतिहिंसा ही स्थायी भाव है, इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा, प्रतिहिंसा ही स्थायी भाव है किसकी रचना है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण रचना है हरिजन गाथा। इसमें दलितों की समस्या का मार्मिक चित्रण किया गया है, और ये बेलछी कांड जो हुआ था 73 में या शायद 77 में, इस तरह से एक कांड हुआ था बड़ा कुख्यात। तो बेलछी कांड में हुआ क्या था कि कुछ दलितों को जो है कुछ सवर्णों ने जिंदा जला दिया था उनको। ठीक है, तो वो बड़ा कुख्यात उस समय का कांड हुआ था, और बहुत आक्रोश उस समय था। शायद 77 की बात है, 73 मैंने गलत लिख दिया। हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा, ये ऐतिहासिक तथ्य है, ये कोई वो नहीं है कि साहित्य में पूछा जाए, लेकिन बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो उस समय की घटनाएं खूब होती थी इस तरह से कि दलितों पर अत्याचार कर दिया, जिंदा जला दिया, मार दिया, मर्डर हो गया, एक तरह से मैसेकर कर दिया, पूरा का पूरा टोला जला दिया। इस तरह की जो है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण कह सकते हैं, बड़ी क्रूर घटनाएं उस समय पे होती थी। तो अभी भी होती हैं वैसे क्या करें, पर हरिजन गाथा उन्होंने उस समय लिखी थी। ठीक है, अब हालांकि कम ज़रूर हुआ है थोड़ा कानून और उसकी वजह से, लेकिन अब भी समस्या तो बहुत बड़ी है ही है। ठीक है, कम से कम जातिवाद तो है ही। हरिजन गाथा, दलितों की समस्या का मार्मिक चित्रण इसमें किया गया है। इसके अलावा ये जो है रचना है, मैंने सारी महत्वपूर्ण कविताएं ही निकाली हैं, सारी कविताओं पे मैं बात करता भी नहीं हूँ। जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें कहीं ना कहीं कुछ संभावना बनती है, जिसका कुछ ऐतिहासिक रिफ्लेक्शन भी हो, कुछ महत्व हो साहित्यकार की जीवन में, जैसे हरिजन गाथा बहुत इंपॉर्टेंट कविता है। ठीक है, इसी तरह से ओ जनमन के सजग चितेरे जो कविता है, नागार्जुन ने यह कविता अपने समकालीन केदारनाथ अग्रवाल के लिए लिखी थी। तो कई बार सवाल पूछा भी जा सकता है कि ओ जनमन के सजग चितेरे
किसके लिए लिखी गई थी, या केदारनाथ के लिए कौन सी कविता लिखी थी नागार्जुन ने। इस तरह से 2-3 प्रकार से सवाल पूछा जा सकता था। तो नागार्जुन ने लिखी ओ जन मन के सजग चितेरे, किसके लिए लिखी, अपने समकालीन कवि केदारनाथ अग्रवाल के लिए। ठीक है, अगला देखिए चना जोर गरम। ये भी एक है ना, लगी रहे नाम से कि व्यंग्यात्मक होगी। भ्रष्टाचारी, सत्तालोलुप तथा अवसरवादी लोगों पर लिखी गई कविता है। ठीक है, चना जोर गरम। इसके अलावा गुलाबी चूड़ियाँ, हाँ महत्वपूर्ण इसमें पंक्ति भी लिखी हुई मैंने। ठीक है, गुलाबी चूड़ियाँ जो है एक वात्सल्य प्रधान कविता है। ठीक है, वात्सल्य प्रधान, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। पिता और पुत्री के वात्सल्य के प्रेम की ये कविता है। और इसकी पंक्ति देखिएगा, ये है क्या, गुलाबी चूड़ियाँ, कि प्राइवेट बस का ड्राइवर है तो क्या हुआ, 7 साल की बच्ची का पिता तो है, सामने गियर से ऊपर हुक से लटका रखी हैं कांच की 4 गुलाबी चूड़ियाँ, बस की रफ्तार के मुताबिक हिलती रहती हैं। और ये लंबी है, लंबी कविता, मतलब इतनी ही कविता और है, छोटी सी है, बहुत लंबी कविता नहीं है। इसके आगे यही है कि वो देखता है, चूड़ियों को देखता है, उसके बाद ड्राइवर को देखता है, और ड्राइवर उन चूड़ियों को देख करके कवि की तरफ यानी नागार्जुन की तरफ देख करके मुस्कुराता है। और उसके बाद यानी कि एक तरह से नागार्जुन अपने मन में ही कहते हैं कि किसको नहीं भाएंगी ये नन्हे हाथों की गुलाबी चूड़ियाँ। तो एक तरह से वात्सल्य प्रधान है कि एक बस का ड्राइवर है और वो उसके यानी कि उसकी 7 साल की बेटी ने उसके जो है सामने यानी शीशे के सामने उसके रख दी हैं अपनी गुलाबी चूड़ियाँ, और वो जो है वो हिलती रहती हैं और उसको जो है अपने यानी कि पिता को अपने बच्चे की याद आती रहती है। तो काफ़ी अच्छा चित्र है, काफ़ी खूबसूरत चित्र है गुलाबी चूड़ियाँ। ठीक है, इसी तरह से एक बड़ी महत्वपूर्ण कविता है कालिदास को संबोधित इस कविता में कोई ये बताया गया है कि कोई भी साहित्यकार अपनी अनुभूतियों को ही साहित्य में व्यक्त करता है। ठीक है, कि चाहे वो कुछ भी लिखे, जो भी लिखता है वो अपने जीवन से ही उकेर करके लिखता है, अपने आप को ही लिख रहा होता है। यही जो है पूरी कविता का भाव है कि कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे, इस तरह से पंक्तियाँ आती है। अच्छा, यहाँ से डीप क्वेश्चन वैसे तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कई बार ये सब पूछा जाता है कि इसमें कौन कौन किस किस की जो है बात है। ठीक है, कि देखिए अज जो है ये जो है रघुवंशम में आता है। रति ये भी एक रचना है। रति और जो कामदेव को जब भस्म कर दिया था, किसने, शिव ने भस्म कर दिया था, तो उसके बाद रति का भी एक विरह आपको नज़र आता है। इसके अलावा यक्ष जो मेघदूतम में यक्ष है वो है। ठीक है, तो ये सारे जो है इसमें दिखाई देते हैं। ये 3 पात्र हैं, अज, रति और यक्ष का उन्होंने बताया कि इसके बहाने कौन रो रहा था। इसके बहाने कौन रो रहा था, कालिदास खुद रो रहा था। ठीक है, कि इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। ठीक है, इसी तरह से आता है, रति रोई या तुम रोए थे। और अंतिम पंक्तियाँ आती हैं, अमल धवलगिरी के शिखरों पर प्रियतम तुम कब तक सोए थे, कालिदास सच सच बतलाना, रोया यक्ष की तुम रोए थे। यानी कि जो मेघदूत में यक्ष का विरह था वो यक्ष का विरह था या तुम्हारा विरह था। तो कवि ये साबित करना चाहता है कि जो दरअसल यक्ष का विरह है वही कालिदास का भी विरह है, यानी कि कवि ने अपने आप को ही, अनुभूतियों को ही व्यक्त किया है। ठीक है, और ये तो हमने आपको बताई दी है। इसके अलावा और पंक्तियाँ देखिए, बहुत सारी कविताएं इनकी महत्वपूर्ण है, इसलिए सारी की सारी लिखी हुई है। इंदू जी एक कविता है, आपातकाल की आलोचना में इन्होंने लिखी। इंदू जी भूल गए, इंदू जी क्या हुआ आपको, सत्ता के नशे में भूल गई आपको, इस तरह से इन्होंने कविता लिखी हुई है। ठीक है, सीधा सीधा नाम लेकर के। आप जानते हैं आप लोग इंदू जी कौन है यहाँ पे। बादल को घिरते देखा है, ये एक और महत्वपूर्ण है कि अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कविता है। इसके बाद अकाल और उसके बाद आप लोग जानते हैं, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास। तो 4 पंक्तियाँ अकाल की हैं और उसके बाद 4 पंक्तियाँ अकाल के बाद की हैं। ठीक है, इसके अलावा जन कवि हूँ, ये एक और कविता है। एक बार यहाँ से सवाल पूछा था मैंने, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा था, LT में, उत्तराखंड में नहीं लेकिन TGT लेवल पर ही कहीं पूछा गया था। तो जिस लेवल का क्वेश्चन होता है उसी लेवल पे मैं भी क्वेश्चन यहाँ पे नोट्स में उसको शामिल कर लेता हूँ। ठीक है, कि जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊँ, जन कवि हूँ मैं सत्य कहूँगा क्यों हकलाऊँ। तो ये जो है जन कवि हूँ, ये एक कविता है। ठीक है, तो ये था आपका उत्तर छायावाद और प्रगतिवाद। कल हम करने वाले हैं इसके क्वेश्चन, कहाँ से, रीतिकाल से भी हमने क्वेश्चन नहीं किए। तो कल जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो होंगे पहले तो आपके रीतिकाल पर। ठीक है, इसके अलावा पूरा का पूरा आधुनिक काल, और आधुनिक काल में भी कहाँ तक, प्रगतिवाद तक। ठीक है ना, तो प्रगतिवाद तक हमने पढ़ना है, तो इनको आप तैयार करिए। कल के जो है 100 क्वेश्चन इस पर होने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। और वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करना है। ठीक है, थैंक यू।